सर, सबसे पहली बात मैं अपने एक्सपीरियंस से यही बोलूँगा कि गिव अप नहीं करना है। आज अगर एग्ज़ाम खराब हुआ है तो इसका मतलब नहीं कि आगे भी खराब ही होगा। गिव अप नहीं करना है, हार नहीं मानना है सर, क्योंकि मुझे भी लगभग 7 साल लगा एक पीएसयू में आने के लिए। मेन सबसे बात बोलूँगा, मॉक सर जितना हो सके हम दीजिए, जितना हो सके सर। मॉक का कोई काउंट नहीं होना चाहिए। आज कभी 120 में से कभी 10 नंबर भी बने, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं यही कहूँगा कि 120 से अगर 0 भी आ रहा है, मॉक दे पर। क्योंकि मैं एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, उनका इंटरव्यू राउंड तक मैं बहुत बार जा चुका हूँ, बट ओके। डिस्क्वालीफाई हो जाता था क्योंकि मेंस से मुझे थोड़ा ज्यादा मार्जिन नहीं मिलता था। कट टू कट मेंस क्वालिफाई में कर हम्म। रहा था, इस वजह से मैं वो क्लियर नहीं कर पा रहा था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑले बोर्ड। आई एम योर मेंटर प्रबल लवानिया। आज मेरे साथ है सूर्यकांत, जिन्होंने एसबीआई सीबीओ 2026 क्वालिफाई किया है। हाय सूर्यकांत। हेलो सर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच सर। सो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा मेरे को बताइए कि इससे पहले आप कहाँ थे, आप कौन से बैंक में थे, एंड कैसे आपने डिसाइड किया कि मेरे को एसबीआई सीबीओ के लिए तैयारी करनी चाहिए। सर, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलिव बोर्ड को थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाऊँ दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ। तो मैं उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। मैं करेंटली अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में लोकल बैंक ऑफिसर के तौर पे पिछले 4 महीने से काम कर रहा हूँ। बट बैंक ऑफ बड़ौदा से पहले मैं फेडरल बैंक में, जो कि प्राइवेट बैंक है, उसमें एज ए एग्रीकल्चर रिलेशनशिप मैनेजर लगभग 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया था सर। मैं बेसिकली उड़ीसा से हूँ और मैंने एसबीआई सीबीओ के लिए भुवनेश्वर सर्कल से अप्लाई किया था। मैं एक बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ और मैंने अपना एमबीए इन एग्री बिजनेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। अच्छा, आपने एलबीओ का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। ऑलरेडी आप एज अ एलबीओ काम भी कर रहे हैं। एलबीओ का जो सिलेबस है और सीबीओ का जो सिलेबस है, उसमें कुछ ऐसा डिफरेंट है या फिर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है? सर, मैंने एक्चुअली बैंक ऑफ बड़ौदा का एलबीओ जो एग्जाम दिया था, उसका उसका रिटर्न एग्जाम का लेवल मुझे थोड़ा इजी लगा कंपेयर टू एसबीआई सीबीओ, क्योंकि ओके। क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। और उसमें ऐसे एज सच मतलब कोई लेवल ऑफ डिफिकल्टी मुझे बहुत एवरेज लगा सर, कि कोई भी देगा, कोई भी निकाल सकता है। बट कंपेयर टू जब मैं एसबीआई सीबीओ का दिया है, वो पिछले हम्म। 4-5 साल से रिक्रूटमेंट कर रहा है सीबीओ, तो वो क्वेश्चन को उसी हिसाब से हर साल पैटर्न थोड़ा 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 टाइट कर रहा है, ताकि वैकेंसी भी कम हुई है तो थोड़ा क्वेश्चन लेवल हम्म। हार्ड किया था। और इसी वजह से मुझे थोड़ा मॉडरेट टू हाई लेवल का लगा क्वेश्चन एसबीआई के लिए सर, कंपैरेटिवली। बट बीओबी पहली बार इस बार उसने किया था अपना एलबीओ का रिक्रूटमेंट, तो मुझे उसका रिटर्न एग्जाम कंपैरेटिवली थोड़ा इजी लगा सर। अच्छा, सीबीओ के लिए जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करा, तो जी सर। कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जिनमें आपको लगा कि थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जिनमें आपको लगा कि ठीक है, ये वाले सब्जेक्ट नॉर्मल है, करे जा सकते हैं? सर, मैं बैंकिंग का प्रिपरेशन लगभग 2019 से कर रहा हूँ, जब हम्म। मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था, ग्रेजुएशन के। तो लगभग 7 साल प्रिपरेशन मेरा लगातार चल रहा है। तो इसी हम्म। वजह से मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में मैं थोड़ा कंफर्टेबल था पहले से ही, ओके। क्योंकि मैं एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, उनका इंटरव्यू राउंड तक मैं बहुत बार जा चुका हूँ। बट ओके। डिस्क्वालीफाई हो जाता था क्योंकि मेन से मुझे थोड़ा ज्यादा मार्जिन नहीं मिलता था। कट टू कट मेंस क्वालिफाई में कर हम्म। रहा था, इस वजह से मैं वो क्लियर नहीं कर पा रहा था। और मैंने हाल फिलहाल इस साल मैंने आईबीपीएस एसओ भी क्लियर किया था। बट क्योंकि मेरा एलबीओ हो गया था तो मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। तो ओके। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में मेरा स्ट्रॉन्ग कमांड था। बट मुझे सबसे ज्यादा थोड़ा कॉम्पिटिटिव और थोड़ा चैलेंजिंग लगा करंट अफेयर्स, क्योंकि एनीथिंग अंडर स्काई इज करंट अफेयर्स सर, यही एक प्रिंसिपल है। ओके। तो वास्ट सिलेबस है, आरबीआई के सर्कुलर्स है, हर महीने कुछ ना कुछ नया नया इवेंट हो रहा है। और हाल फिलहाल में जैसे बजट आया था, ऐसे जो फरवरी में बजट आई थी हमारी, मार्च में एग्जाम थी, तो बजट एस्पेक्ट को भी थोड़ा पकड़ के प्रिपेयर करना था। और रिसेंट डेवलपमेंट्स, बहुत कुछ एडवांसमेंट हो रहे थे, और क्योंकि मैं थोड़ा वर्क में भी था, तो मैं ज्यादा टाइम इतना प्रिपरेशन बैंकिंग अवेयरनेस के लिए दे नहीं पा रहा था या करंट अफेयर्स के लिए दे नहीं पा रहा था। तो इसलिए मेरा ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम फोकस मेरा करंट अफेयर्स पे और साइड बाय साइड बैंकिंग अवेयरनेस पे था। बैंकिंग अवेयरनेस मेरा इसलिए हो गया क्योंकि इसी साल मैंने सीआईबी भी क्लियर कर दिया है, और उसी वजह से थोड़ा बैंकिंग अवेयरनेस मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगा, क्योंकि काइंड ऑफ थोड़ा बहुत आइडिया था मुझे। और क्योंकि मैं वर्क में भी हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत हाँ, एक अंदर से आ ऑलरेडी जाता है। हाँ आप सर। वर्किंग हो तो आपको मैक्सिमम चीजें पता ही है। जी सर। और मैंने लोन सेक्शन हो या लाइबिलिटी सेक्शन, दोनों में काम किया है, तो थोड़ा बहुत आइडिया मुझे बैंकिंग अवेयरनेस से हो जा रहा था। बट बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो मैंने रेगुलरली यूट्यूब क्लासेस, शीतल मैम के क्लासेस, मैंने उनको रेगुलरली डेली फॉलो किया है ऑफिस से आने के बाद। कुछ लोकल न्यूज़पेपर्स थे, उनका जो फाइनेंस पार्ट होता था न्यूज़पेपर के हम्म। आर्टिकल्स में, मैं उनको रेफर किया करता था।
और साथ में मैडम के क्लासेस भी थे, शीतल मैम के, जो रेगुलरली, तो वो थोड़ा नोट्स बना के मैं उनको रेगुलरली रिवाइज करता था। अच्छा, जैसे आपने तो एलबीओ भी क्वालिफाई किया हुआ है और अब आपका सीबीओ भी क्वालिफाई हो चुका है, राइट? जी सर। दोनों में मतलब कौन सा थोड़ा सा इजी है? अगर कोई एलिजिबल है एलबीओ के लिए, सीबीओ के लिए, तो उसको क्या ऑप्ट करना चाहिए कि वो इजीली ज्वाइन कर पाए और इजीली थोड़ा सा प्रिपेयर कर पाए? सर एलबीओ का मैं ये बोलूंगा, आजकल हर बैंक अपना एलबीओ वैकेंसी निकाल रहा है सर। बिल्कुल। जैसे कल ही आईओबी ने अपना एलबीओ निकाला आईओबी है, ने निकाला है। और कुछ दिनों पहले पीएनबी ने भी निकाला है सर। तो हम्म। एसबीआई का तो फिक्स है, वो हमेशा निकालेगा ही। बट हम्म। एस्पिरेंट्स को अभी दोनों चीज के लिए मैं कहूँगा प्रिपेयर रहना चाहिए सर। क्योंकि अगर सिर्फ सीबीओ पे प्रिपेयर फोकस करेंगे, अगर कुछ दिक्कत हो गई, ऊंच नीच हो गया, तो हम्म। और कोई अपॉर्चुनिटी उनके पास रहेगा नहीं। तो इसलिए बिल्कुल। जो बाकी एलबीओ एग्जाम होते हैं वो कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि मोर और लेस सिलेबस सबका सेम ही है। अगर कोई एस्पिरेंट अगर एसबीआई सीबीओ के लिए अगर उस लेवल का अगर प्रिपेयर अगर हो गया है, तो वो बीओबी हो या आईओबी हो या पीएनबी हो, वो आराम से क्लियर कर सकता है सर। तो प्रिपरेशन हमेशा हायर बेंचमार्क रख के ही करने बेटर रहेगा। जैसे एसबीआई हम्म। सीबीओ के लिए हाईएस्ट बेंचमार्क वही है सर। तो वो अगर कोई प्रिपेयर कर लिया अच्छे से, उसके सिलेबस, उसके मॉक वगैरह अगर रेगुलरली दे के वो अगर कॉन्फिडेंट हो गया, हम्म। तो आईओबी हो या एलबीओ हो या बीओबी हो या यूनियन बैंक, किसी का भी एलबीओ आए, तो वो आराम से वो कर सकता है सर। ऑप्शंस मैं कहूंगा कि, क्योंकि पीएसयू बैंक में जाने का सपना सर हर प्राइवेट बैंकर का बिल्कुल। होता है सर। उसके एडवांटेजेस सबको पता है सर, बट मौके इतने मिलते नहीं है सर। बट ये हम्म। एलबीओ का जब से कॉन्सेप्ट आया है, सीबीओ को, हम्म। पहले तो सीबीओ ही था, उसके बाद से एलबीओ आया है सर। तो इसीलिए मैं तो वही कहूंगा कि सर तर्कश में जितने भी तीर हो, उतने बिल्कुल। अच्छा है सर। ताकि पीएसयू में जाके जॉब सिक्योरिटी, लाइफ, पर्सनल लाइफ बैलेंस सब अच्छे से सेटल हो पाए। तो सभी चीज बिल्कुल। के लिए रेडी रहना चाहिए, मैं यही मेरा मानना है सर। अच्छा, एलबीओ में लेकिन एक चीज है कि आपको क्वांट देखने को मिलता है एलबीओ में, जी सर। जो डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है। जी सर। सीबीओ में क्वांट का सेक्शन ही नहीं है। जी सर। तो ये पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है, मतलब? सर मतलब मैं तो, मेरा क्योंकि थोड़ा क्वांट अच्छा था, तो इसलिए मुझे हमेशा हम्म। मार्क्स स्कोरिंग हमेशा क्वांट ही लगता है, क्योंकि पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, पुट द बिल्कुल। कॉन्सेप्ट एंड गेट द आंसर, उसमें ज्यादा कुछ सोचने का है हम्म। ही नहीं सर। तो क्योंकि एलबीओ में अगर क्वांट आ रहा है, तो वो एस्पिरेंट्स के लिए एक पॉजिटिव है, क्योंकि उनको अगर बिल्कुल। कॉन्सेप्ट पता है, 2 मिनट या 30 सेकंड के अंदर आंसर निकालेंगे और उनका करेक्ट एक्यूरेसी आ जाएगा। तो बट हम्म। सीबीओ में वो है नहीं, तो वो उनके लिए और एक एडवांटेज है कि सीबीओ में अब उनको कम पढ़ना पड़ेगा। बट सीबीओ में कुछ नए नए चैप्टर्स ऐड हो जा रहे हैं, जैसे कंप्यूटर एप्टीट्यूड हो, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस हो, और बिल्कुल। वो टाइपिंग, जो डिस्क्रिप्शन टाइपिंग भी होता है, वो भी एक एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है। तो इसीलिए उनको एज ए होल उनको पकड़ के रखना होगा, सीबीओ एंड एलबीओ का एज ए होल प्रिपेयर करना होगा, ताकि कोई भी एग्जाम पहले आए वो उसको अपियर करे। वो अगर क्लियर हो गया, तब वो कुछ दूसरे के लिए प्रिपेयर फिर करे। अच्छा, अगर मैं सीबीओ की बात करूं तो सीबीओ में मैक्सिमम जो पोर्शन है वो आपका जीए और बैंकिंग वाला ही पोर्शन जी सर। है ना? लगभग 40 और 30, 70 नंबर का आई थिंक आपका पोर्शन है जो जीए बैंकिंग वगैरह से आता है। जी सर। तो इसके लिए क्या कट टू कट स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? जो लोग भी एसबीआई सीबीओ को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि हमको एसबीआई सीबीओ क्वालिफाई करना है, तो ये दो टॉपिक जो हैं, जो जीए और बैंकिंग वाले, इनमें कौन कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करें? सर जीए का मैं ये बोलूंगा कि रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट उनको तो डालना ही रहेगा सर। न्यूज़पेपर में बाकी वो पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, मूवीज वगैरह से थोड़ा ज्यादा आके वो जो फाइनेंशियल पार्ट होती है, कि क्या हुआ मॉनेटरी पॉलिसी में, कौन सा स्कीम हम्म। नया लॉन्च हुआ, किस स्कीम में क्या मॉडिफिकेशन आई, वो अगर लास्ट 3-4 महीने तक भी अगर वो अच्छे से पढ़ेंगे हम्म। डेली रेगुलरली, तो वो उनके लिए बेनिफिट होगा। और साथ में जैसे कि कोचिंग क्लासेस है, जैसे हमारा ऑलिव बॉडी अच्छा मतलब फैसिलिटी कोचिंग क्लासेस देता है, कन्वीनियंट टाइप पे रिकॉर्डेड क्लासेस का फैसिलिटी दे रहा है। बिल्कुल। वो अगर डेली थोड़ा टाइम निकाल के 1 घंटा भी अगर उसको देंगे सर, और नोट मेकिंग, मुझे लगता है नोट मेकिंग वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज क्या पढ़ा हूं, मुझे 3 दिन बाद मुझे वो याद नहीं रहेगा कि बिल्कुल। आज मैंने क्या पढ़ा था। तो अगर वो मेरा नोट मेकिंग मैंने करके रखा है, और अगर मैं 3 दिन बाद भी अगर वो अपना नोट्स देखूंगा, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो मेरा फीड है, वो बस बाहर आ जाता है तब। और जब रिवीजन ऐसे ही करते रहूंगा, तो मतलब जीए का पार्ट मैंने उसी तरह ही क्लियर किया था सर। और बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट ऐसे है कि मतलब कुछ बुक्स होते हैं, या यूट्यूब पे भी बहुत सारे फ्री क्लासेस हैं बैंकिंग अवेयरनेस के हम्म। बहुत से टॉपिक को बिल्कुल। लेकर। जैसे वो उनको वो अगर रेगुलरली रेफर करे, सिंपल नोट मेकिंग, या उन्हीं खुद के बैंक के अगर जो सर्कुलर्स आते हैं, उसी को अगर थोड़ा रेफर हम्म। करते रहेंगे, तो उनसे भी उनको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा सर। अच्छा, एक और सब्जेक्ट है इंग्लिश।
जी। अगर सीबीओ की इंग्लिश को हम कंपेयर करें तो कौन से एग्जाम की इंग्लिश से आप कंपेयर करोगे? लेवल की अगर बात करें, इंग्लिश का जो लेवल रहता है सीबीओ में। सीबीओ का लेवल मैं सर आईबीपीएस पीओ प्री लेवल का ही बोलूंगा सर, या उससे थोड़ा ओके। कम। तो उससे थोड़ा कम ही है आईबीपीएस पीओ से। अच्छा, क्यों? उससे भी कम है? हाँ सर, सर क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम था और मैंने आईबीपीएस पीओ वो दिया हुआ है, तो इसलिए मुझे सीबीओ का इंग्लिश मुझे थोड़ा इजी लगा था। ओके। बट वही बात है कि समथिंग बिटवीन आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एंड आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के बीच में ही है कहीं पे सीबीओ का इंग्लिश का प्रीलिम्स। तो अगर पीओ के लेवल का अगर कोई प्रीलिम्स अगर तैयारी कर रहा है अपना इंग्लिश, जैसे फिलिंग टेस्ट हो या सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अच्छे से पैसेज रीडिंग अगर कर पा रहा हम्म। है, इडियम्स का मतलब उसको अगर पता लग पा रहा है, और क्लोज टेस्ट हो, अगर उसने उस पर अगर अच्छा खासा मॉक दिया है, तो वो आराम से वो अच्छा स्कोर कर पाएगा सर इंग्लिश में। करेक्ट। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव के लिए आपने कैसे तैयारी किया, डिस्क्रिप्टिव? सर एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने जो सब्सक्रिप्शन लिया था ऑलिव बोर्ड का, तो हम्म। मेरे पास वहाँ पे बस 4 ही बार अटेम्प्ट करने का मौका था। मैं हम्म। चारों बार उसको अटेम्प्ट किया और मुझे ऑलिव बोर्ड की तरफ से मुझे मार्क्स आते थे, सजेशंस आते थे कि हम्म। ये तुम्हें एरर है, लेटर में ये इशू था, ऐसे में ये इशू आया था। 50 में से 38 नंबर, कभी 40, कभी 42 नंबर बन रहे थे। बट मैं वही बोलूंगा कि सर मैंने कुछ देखा है दोस्तों का कि उनको एग्जाम हॉल में ऐसे लिखने में बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि वो वाला थोड़ा अलग टिपिकल होता है कीबोर्ड सर। क्योंकि हम जब हम्म। एंटर दबाते हैं घर पे जो कंप्यूटर में हम टाइप करते हैं और वहां पे जो टाइप करते हैं उसमें बहुत फर्क है सर। और क्योंकि ओके। टाइम बाउंड भी रहता है तो उसका वो प्रैक्टिस इतना थोड़ा ज्यादा मुझे लगता है उसमें होना चाहिए। क्योंकि मेरे ही कुछ दोस्तों का उनका बहुत अच्छा हुआ था बाकी सब, बट ऐसे लिखना वो भूल गए, ऐसे लिख ही नहीं पाए वो लोग। बाकी सब उनका अच्छा गया था पेपर, इसी वजह से उनका क्वालिफिकेशन उनका नहीं हो पाया। तो मैंने एक अपना एक स्ट्रैटेजी बनाया था कि अगर कोई सब्सक्रिप्शन ले रहा है वहां पे वो मॉक दे, वरना मैं ऐसे ही हम्म। कोई रैंडमली टॉपिक पे लिखता था अपना ऐसे विद इन वर्ड लिमिट, और उसको मैं फिर एआई ओके। में डाल देता था। और मैं उसको एआई को भी बोलता था मुझे हम्म। रेट करो आउट ऑफ 50 सीबीओ के लेवल पे। तो एआई का एक्सेस तो अब सबके पास है, तो हाँ, वो फिर बिल्कुल। अपने आप एनालिसिस करके कहता था कि आप लेटर ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, और आपको हम 50 में से 40, 32, 29 ऐसे नंबर देंगे। तो वो लगभग मैंने 10 दिन या 15 दिन तक मैंने उस पर प्रैक्टिस किया था रेगुलरली डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि 50 नंबर था और अगर अच्छा लिखूंगा तो मुझे पता है अच्छा नंबर मिल जाएगा। हम्म। तो यही मैंने स्ट्रैटेजी रखा था सर वो 50 नंबर के लिए। जी सर। अच्छा, सीबीओ के इंटरव्यू के लिए क्या आपने प्रिपेयर किया और इंटरव्यू कैसा गया आपका? सर एक्चुअली इंटरव्यू मैं जिस पैनल में था, मेरा सबसे लास्ट में इंटरव्यू हुआ था शाम के ओके। 7 बजे। तब सब कोई एग्जॉस्टेड हो चुके थे, मैं भी खुद एग्जॉस्टेड हो हम्म। गया था क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे था। और इंटरव्यू का आते आते शाम के 7 बज गए थे, लगभग 8 घंटे बाद। तो मेरा बस 15 मिनट ही उन्होंने इंटरव्यू लिया था। और मतलब जाते ही कुछ इंट्रो वगैरह मुझसे पूछे नहीं, सीधा पूछने लगे कि इस साल बजट तुमने पढ़ा है, इस साल बजट में एग्रीकल्चर का क्या रोल था। हम्म। क्योंकि मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से था, तो उन्होंने सीधा हम्म। मुझसे पूछा बजट में क्या है एग्रीकल्चर, इस बारे में बताइए। तो मैंने थोड़ा बहुत पीएम विस्तार के बारे में पढ़ा हुआ था, तो मैंने वो फिर कहा। फिर उन्होंने कुछ टिपिकल क्वेश्चन पूछे मुझे जिसका आंसर मुझे पता नहीं, जैसे कि मेरे स्टेट का सनशाइन आवर कितना है, ओके। मतलब कितना धूप होता है साल में, और अच्छा। उतने धूप से कितना इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं, सोलर इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने उनको ऑनेस्टली उनको बोल दिया कि मुझे सर इसका कोई आइडिया है नहीं। तो मैंने मतलब कोई तुक्का नहीं मारा कि कोई गेस वर्क नहीं किया। हम्म। और फिर उन्होंने मुझे जीडीपी पूछा कितना इंडिया का जीडीपी है, और इंडिया का रैंक कितना है जीडीपी में। तो उन्होंने मुझे कंफ्यूज करने के लिए कहा 4 है या 6 है। तो उसमें मैंने 6 ही कहा था क्योंकि 4 लास्ट ईयर दिसंबर तक था। बट लड़ाई के बाद अभी हमारा जीडीपी, हमारा इंडिया का रैंक 6 आ गया है। तो हम्म। बस इतना ही मुझसे पूछा 15 मिनट, और उन्होंने ज्यादा कुछ पूछा नहीं। फिर मेरा खत्म हुआ, फिर इंटरव्यू का पूरा खत्म हुआ सर। तो मतलब ओवरऑल मैं रेटिंग दूंगा एवरेज ही गया था, क्योंकि बच्चों का आधा हम्म। आधा घंटे तक भी इंटरव्यू गया था। बट ओके। मेरा कोई इंट्रो नहीं पूछा, क्यों कहाँ हो कुछ नहीं, सीधा 2-3 क्वेश्चन पूछा और थोड़ा बहुत जीके से क्वेश्चन पूछ के फिर मुझे उन्होंने एग्जिट कर दिया। तो मैं स्ट्रैटेजी मेरा यही था इंटरव्यू के लिए सर। मैंने पिछले 3 दिनों का न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ा था सर, हम्म। क्योंकि मुझे कुछ सीनियर्स कह रहे थे कि वो शायद वहां जाके पूछ सकते हैं आज न्यूज़पेपर पढ़कर आए हो क्या, हम्म। अगर पढ़कर आए हो तो मुझे 5 करंट हेडलाइंस बताओ। तो मेरे कुछ करेक्ट। सीनियर्स को ऐसे पूछा गया था, तो मैं इसलिए 3-4 दिनों का न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहा था। और कुछ फाइनेंशियल चेंजेस अगर कुछ हुआ है, तो वो मैं अपने स्टेट में या अपने कंट्री में कुछ भी फाइनेंशियल स्कीम वगैरह कुछ चेंजेस हुई है उस पे मैंने रिसर्च किया था। पिछले 1 महीने के अंदर कुछ चेंजेस हुआ है, आरबीआई का कोई कोई नया सर्कुलर या कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट कुछ आया है, उस ओके। पर मैंने काम किया था। और हॉबी रिलेटेड क्वेश्चंस पे मैंने थोड़ा प्रिपेयर किया था। जैसे मैंने कहा था कि मेरा हॉबी मैंने लिखा था क्रिकेट है,
तो इंडिया टीम वुमेन टीम लॉर्ड्स में टेस्ट क्रिकेट जीती थी। इंडिया मेंस क्रिकेट टीम आयरलैंड से वो हार गई थी T20 में। तो वो कौन कैप्टन था, वो सब भी मैंने थोड़ा उस पर प्रिपेयर किया था। कि हॉबी से रिलेटेड मुझे एलबीओ में यही सब क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड कप का कौन है ये कैप्टन, इस टीम का कैप्टन कौन है। क्योंकि मैंने हॉबी में क्रिकेट लिखा था, तो इसलिए मैंने सही बात। वो एक्सपीरियंस लेकर एसबीआई में मैंने उसको यूज किया सर। ओवरऑल जब आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे एसबीआई सीबीओ के, जी तो सर। ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट और जो आपने रियल एग्जाम दिया उसमें कितनी सिमिलरिटी थी? सर मैं ऑलिव बोर्ड को हाँ लगभग 2019 से रेफर कर रहा हूँ। मैंने सारा सब्सक्रिप्शन जिसका भी एग्जाम का ऑलिव बोर्ड का ही लिया है। और पिछले 7 साल में से मुझे यही पता चला है ऑलिव बोर्ड का क्वेश्चन का लेवल हमेशा रियल एग्जाम से थोड़ा ऊपर रहता है सर। और अगर जो बच्चा ऑलिव बोर्ड के मॉक में अगर अच्छा नंबर ले आ रहा है, तो वो हम्म, उससे 10-15 मार्क एक्स्ट्रा तो ले ही आएगा रियल बिल्कुल। एग्जाम में। मैंने बाकी कोचिंग के भी एग्जाम्स मैंने दिए हैं, मॉक दिए हैं। बट कुछ कुछ के इतने इजी होते थे कि मतलब बहुत अच्छा नंबर आता था, तो मुझे काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता था कि मैं कर लूंगा, हम्म, मॉक में तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। बिल्कुल। और उसी चक्कर में मेरे रियल एग्जाम में कभी कभी खराब नंबर भी आ गए। तो इसीलिए मैंने हमेशा से ऑलिव बोर्ड का ही एग्जाम प्रिपरेशन किया है। मैंने जेआईबी का भी प्रिपरेशन, सीआईबी का भी, सब ऑलिव बोर्ड से ही किया है कोचिंग लेकर। ओके। उनका भी मैंने मॉक दिया है। तो क्वेश्चन हमेशा थोड़ा एक प्लस लेवल का ही होता है ऑलिव बोर्ड में। और जो ऑलिव बोर्ड में अच्छा नंबर ले आया, वो रिटर्न में श्योर शॉट रियल एग्जाम में अच्छा नंबर ले ही आएगा सर। बिल्कुल। वो गारंटी तो है ही सर। आपकी तरफ से कुछ ऐसा सजेशन जो लोग एसबीआई सीबीओ के लिए या फिर एलबीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो उनको याद रखने चाहिए या फिर प्रिपरेशन के टाइम पे उनको फोकस करना चाहिए? सर सबसे पहली बात मैं अपने एक्सपीरियंस से यही बोलूंगा कि गिव अप नहीं करना है। आज अगर एग्जाम खराब हुआ है तो इसका मतलब नहीं कि आगे भी खराब ही होगा। गिव अप नहीं करना है, हार नहीं मानना है सर। क्योंकि मुझे भी लगभग 7 साल लगा एक पीएसयू में आने के लिए। और बिल्कुल। 2026 में ही मैंने एलबीओ क्लियर किया, सीबीओ क्लियर किया है। तो उससे बिल्कुल। पहले मैं बस प्रिपरेशन ही कर रहा था। तो हार नहीं मानना है पहली बात। और उसके बाद पढ़ाई के साथ टच में रहना है सर। चाहे दिन में जितना भी वर्कलोड क्यों ना हो, जितना ही काम क्यों ना हो, जितना भी पर्सनल लाइफ में दिक्कतें क्यों ना हो, दिन में बिल्कुल। एटलीस्ट 1 घंटा तो सर कुछ तो पढ़ना है सर। अपने गोल की तरफ, चाहे वो सीबीओ हो या एलबीओ हो या जेआईबी सीआईबी कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, दिन में बिल्कुल। 1 घंटा तो एटलीस्ट निकालना है सर। और एक बार सेटल हो जाए फिर पूरी जिंदगी पड़ी है सर मजे करने के लिए। बिल्कुल। तो जैसे वीकेंड्स में बैंकर्स का वीकेंड जैसे छुट्टी होता है, सेकेंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे 2 दिन उनको अच्छा खासा मिलता हम्म, है सर। तब अगर वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अगर वीकेंड का कर पाएंगे, तो वीकडे में जो उन्होंने मिस किया है उसको वो कवर अप अच्छे से कर पाएंगे सर। बिल्कुल। और रेगुलरली न्यूज़पेपर मतलब न्यूज़पेपर पढ़े, ताकि कुछ बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड हो या जनरल अवेयरनेस, देश में क्या चल रहा है, अपने स्टेट में क्या चल रहा है, वो अवेयर रहे। और मैं मेन सबसे बात बोलूंगा, मॉक सर जितना हो सके हम दीजिए। जितना हो सके सर, मॉक का कोई बिल्कुल। काउंट नहीं होना चाहिए। आज कभी 120 में से कभी 10 नंबर भी बने, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं यही कहूंगा कि 120 से अगर जीरो भी आ रहा है, मॉक दे पर बिल्कुल। एग्जाम पैटर्न पता चले। वो टाइम बाउंड जो फिक्स होता है 2 घंटे का, उसमें वो प्रेशर वो फील करे सर। क्योंकि प्रेशर में ही परफॉर्मेंस निकलता है सर। बिल्कुल। तो मेरा यही रहेगा कि मॉक जितना हो सके दे पाए। अगर खराब भी हो रहा है तो भी कंटिन्यू करें, क्योंकि एक दिन वही 120 में से 100 नंबर उनके पक्का बन जाएंगे, अगर वो इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर वो रहेंगे सर। तो मैं यही कहना चाहूंगा सर सभी एस्पिरेंट्स को। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। सूर्यकांत। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक यू।